हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के आंसर्स पॉसिबल जो मेंस क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके आंसर्स जो है लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में एक्सप्लेन द मेजर इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय रिवर एंड हाउ डू द कंट्रोलिंग फैक्टर्स वेरी बिटवीन टू। तो हमको डिफरेंट इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर्स के बारे में बात करना है और कैसे जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं वो दोनों में बदलते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसको आंसर को समझने के लिए एक नॉर्मल सी बात समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रिवर आर डायनामिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स, है ना। डायनामिक जियोमॉर्फिक एजेंट है जिसके जो लैंडफॉर्म है वो कैसे इमर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये तीन एक्टिविटीज जो है वो रिवर करती है। इरोजन में क्या करती है, रिवर बेड को काटती है या बैंक्स को काटती है, मटेरियल को कट करती है। ट्रांसपोर्टेशन में उस कटे हुए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और डिपोजिशन में जब रिवर्स की एनर्जी कम पड़ जाती है तो वो मटेरियल को कहीं जमा कर देती है। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ दैट डोमिनेंस शिफ्ट विद स्लोप, डिस्चार्ज, सेडिमेंट लोड एंड चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट इरोजनल एंड डिपोजिशनल असेंबलीज। ये कुछ जो है फैक्टर्स होते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि रिवर जो है वो किस तरीके का लैंडफॉर्म बनाएगी, है ना। थोड़ा सा वैसे सिंपल अगर उसमें लैंग्वेज में समझे तो जब रिवर में हाई एनर्जी होगी तो वो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन करेगी, जब रिवर में लो एनर्जी होगी तो डिपोजिशन करेगी। और ये जो स्लोप हुआ, डिस्चार्ज हुआ, सेडिमेंट लोड हुए, चैनल कैरेक्टरिस्टिक हुए, ये जो है एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, है ना। अब ये जो एनर्जी है ये सब जगह सेम नहीं रहती क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सब जगह सेम नहीं रहते, यूनिफॉर्म नहीं रहते। इसी वजह से अपर कोर्स में जो रिवर है वो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती है और लोअर कोर्स में जो रिवर है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट इरोजनल और डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स है वो होते क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में इरोजनल लैंडफॉर्म होता है दैट इज वी शेप्ड। सबसे पहले इरोजनल देख लेते हैं फिर डिपोजिशनल देख। वी शेप्ड वैली होती है। ठीक है, रिवर के अपर कोर्स में जो स्लोप है वो स्टीप होती है, तो रिवर जो है वो नीचे की तरफ कट करती जाती है, कट करती जाती है, तो ऐसे वी टाइप वैली बना लेती है ना। वर्टिकल इरोजन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है तो ऐसे में वी शेप्ड वैलीज बनती है। एग्जाम्पल हिमालयन वैलीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है गॉर्ज या कैनियन। क्या आता है, गॉर्ज या कैनियन आता है। ठीक है, अगर रिवर स्टीप माउंटेन्स टेरेन में फ्लो कर रही है और वर्टिकल इरोजन बहुत स्ट्रांग है तो रिवर एक डीप और नैरो वैली बना सकती है ना, इसे गॉर्ज कहते हैं। अगर वैली एक्सट्रीमली डीप और स्टीप हो तो कैनियन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल स्टीप और डीप हो तो कैनियन डेवलप हो जाते हैं। जैसे हमको इंडस रिवर गॉर्ज देखने को मिलता है ना, इंडस रिवर गॉर्ज देखने को मिलता है। वाटरफॉल्स बना सकती है ना, वाटरफॉल्स बना सकती है। अब ये कैसे बनाएगी, वाटरफॉल्स जनरली तब डेवलप होते हैं जब रिवर को डिफरेंशियल रेजिस्टेंस वाली रॉक मिलती है। सपोज हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक है, जो सॉफ्ट रॉक है वो जल्दी इरोड हो जाएगी, हार्ड रॉक कोलैप्स कर जाएगा, है ना। वो इरोड नहीं होगा। ग्रेजुअली वर्टिकल जो स्टेप है वो बन जाएंगे, वहां से वाटर गिरता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। तो वाटरफॉल इज ऑल्सो एन इरोजनल लैंडफॉर्म। क्या इरोजनल, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन एंड वाटरफॉल, ये तीनों हमने देख लिए। जैसे जोग फॉल्स हमको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, जोग फॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंडस गॉर्ज एक एग्जाम्पल आपने लिख दिया। ठीक है, पॉट होल्स देखेंगे तो ये क्या होता है, पॉट होल्स क्या होते हैं, क्या होता है, रिवर अपने साथ में सेडिमेंट्स वगैरह लेके चलती है तो पत्थर कंकर भी लेके चलती है। तो मान लो जैसे थोड़ा सा यहाँ पे डीप, थोड़ा सा डंप देखने को मिलता है तो पत्थर यहाँ पे अटक गया, और वो कॉन्स्टेंटली जैसे पानी मूव करता रहता है वो पत्थर यहीं बार 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 घूमता रहता है, टकराता रहता है, ब्रेशन करता है, तो इसको जो है और डीप कर देता है, फिर और डीप कर देता है, तो ऐसे जो होल बन जाता है पॉट होल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम पॉट होल बोलते हैं। फिर मियांडरिंग भी जो है एक मियांडरिंग में तो ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और इरोजन तीनों चीजें होती है ना, इसमें तो तीनों चीजें होती है। तो मियांडरिंग में देखने को मिलता है, मियांडरिंग में क्या होता है, हमको कट बैंक्स देखने को मिलते हैं। कट बैंक्स जब बाहर की तरफ रिवर जो है जहाँ से कट करती है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है तो यहाँ पे इरोजन करती है, और अंदर की तरफ जो है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे जो है डिपोजिशन करती है, तो उसको हम डिपोजिशन वाले में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कट बैंक जो है हमको ये जो है इसको पढ़ रहा है तो यहाँ पे कट बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, इनसाइज्ड मियांडर करती है। इनसाइज्ड मियांडर क्या होता है, नॉर्मली मियांडर मेनली लैटरल इरोजन होता है ना, करता है। बट अगर लैंड अपलिफ्ट हो जाए या सी लेवल या बेस लेवल जो है वो फॉल कर जाए तो रिवर की इरोसिव पावर इंक्रीज हो जाती है ना। रिवर की इरोसिव पावर, मान लो जैसे जैसे हिमालयस है वो और ज्यादा अपलिफ्ट हो रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही, तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना रिवर जो है वो ना डीप कट करना शुरू कर देती है ना। तो क्या तो जो हम लैंड अपलिफ्ट हो जाए या फिर बेस लेवल जो है वो नीचे आ जाए तो रिवर का वर्टिकल इरोजन बढ़ जाता है ना। इसको बोलते हैं हम इनसाइज्ड मियांडर, है ना, इसको बोलते हैं इनसाइज्ड मियांडर। ठीक है, उसके बाद में हमको रिवर पॉट होल्स, रॉक कट चैनल्स ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है,
रिवर कैप्चर क्या होता है? एग्रेसिव हेडवर्ड इरोजन होता है। वैसे तो खैर लैटरल और वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है, लेकिन जिस साइड में रिवर बह रही है, वहाँ पे भी हेडवर्ड इरोजन करती है ना? वहाँ पे भी हेडवर्ड इरोजन करती है, तो हमको ये रिवर कैप्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है ड्यू टू हेडवर्ड इरोजन। ठीक है? ये हमने देखा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमको पेनी प्लेन टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। पेनी प्लेन टेंडेंसी ये क्या चीज़ होती है ना? तो अगर डेन्यूडेशन बहुत लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू करे और टेक्टोनिक अपलिफ्ट जो है वो मिनिमल हो, तो रिलीफ प्रोग्रेसिवली रिड्यूस हो जाता है ना? अपलिफ्ट तो हो नहीं रहा है और इरोजन डेन्यूडेशन मतलब टूट-फूट वही, है ना? बड़े लॉन्गर टर्म में, लार्जर टर्म में हम डेन्यूडेशन बोल देते हैं, ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है ना? तो अगर बार-बार इरोजन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है और टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो ही नहीं रहा, ना के बराबर हो रहा है, तो रिलीफ जो है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस ही होती है। माउंटेन्स का जो है लोअर हो जाते हैं, वैलीज़ ब्रॉडन हो जाती है, इवेंचुअली लैंडस्केप रिलेटिवली लो रिलीफ सरफेस की तरफ मूव करता है। इस टेंडेंसी को हम पेनिप्लेनेशन कहते हैं या पेनिप्लेन टेंडेंसी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे रिवर अलोन काम नहीं करती, लॉन्ग टर्म डेनुडेशन प्रोसेस में विंड वगैरह, है ना? विंड, वाटर, बारिश-वारिश सब कुछ एक्ट करती है, ठीक है? तो वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिए कुछ 10 आस-पास इरोज़नल लैंडफ़ॉर्म। तो जस्ट इन केस आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट अबाउट पेनिप्लेन टेंडेंसी, यू कैन राइट अबाउट कट बैंक्स, यू कैन राइट अबाउट वी शेप्ड वैलीज़, कैनियन, गॉर्जेस के बारे में आप लिख सकते हैं, है ना? आप इंसाइज़्ड मेंडर्स के बारे में लिख सकते हैं, यू कैन राइट अबाउट पॉट होल्स, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट वाटरफॉल, प्लंज पूल के बारे में लिख सकते हैं, तो बहुत सारे, ठीक है? अब हम बात करेंगे डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म की, किसकी बात करेंगे? डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म की बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में आता है फ्लड प्लेन। सबसे पहले हमारे पास में आता है फ्लड प्लेन, ये क्या होता है? लैटरल डिपोज़िशन ड्यूरिंग फ्लड्स। क्या होता है जब जैसे मान लो कि फ्लड आई है ना? फ्लड आ गई। जब रिवर जैसे नॉर्मली तो है जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, तो स्लोप डिक्रीज़ होता है, वेलोसिटी भी जो है रिलेटिवली डिक्रीज़ होती है ना? और रिवर लैटरल डायरेक्शन में जो है माइग्रेट करती है थोड़ा-सा। फ्लड के टाइम क्या होता है पानी बढ़ जाता है और स्प्रेड हो जाता है और ज़्यादा लैटरली। तो फ्लड के वक़्त जो फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, स्पेशली सिल्ट और क्ले, वो लार्ज एरिया में डिपॉज़िट हो जाते हैं। इसी ब्रॉड फ्लैट सरफेस को फ्लड प्लेन कहा जाता है और यहाँ पे डिपोज़िशन होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स देखने को मिलती हैं हमको, ठीक है? नेक्स्ट हम नेचुरल लेवी के बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ होती है? नेचुरल लेवी क्या चीज़ होती है ना? तो फ्लड के टाइम रिवर बैंक्स के ऊपर से वाटर स्प्रेड होता है, ये हमने देखा। जब वाटर सडनली स्लो हो जाता है तो कंपैरेटिवली जो कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं, जो हेवियर सेडिमेंट्स होते हैं वो बैंक के इमीडिएटली पास डिपॉज़िट हो जाते हैं और रिपीटेड फ्लड की वजह से वो बार-बार डिपॉज़िट होते रहते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल लेवी, ठीक है? इनको बोलते हैं नेचुरल लेवी, है ना? तो ये हमको देखने को मिलता है लेवी रिवर के बैंक के पैरेलल डेवलप होता है, ठीक है? ये तो फ्लैट एरिया है, फ्लड प्लेन तो फ्लैट एरिया है, ये जो है थोड़ा-सा बाउंड्री टाइप का कुछ बन जाता है, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है ना? उसके बाद में नेक्स्ट आएँगे तो एलुवियल फैन्स देखने को मिलते हैं। अब इमेजिन करो हिमालयन माउंटेन से रिवर जो है वो सडनली रिलेटिवली फ्लैट प्लेन में आ रही है। माउंटेन रीजन में क्या हो रहा है कि स्टीप स्लोप होती है, वेलोसिटी हाई होती है और प्लेन में आते ही जो ग्रेडिएंट है वो शार्पली डिक्रीज़ हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो रिवर अपना सेडिमेंट जो है वो माउंटेन फूट पर डिपॉज़िट कर देती है। और फैन शेप्ड एरिया ऐसे बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलुवियल फैन। ठीक है? उसके बाद में अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो पॉइंट बार्स की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे रिवर जो है जब रिवर जो है वो मेंडर करती है, तो जो बाहर की साइड होती है वहाँ पे तो करती है इरोज़न और जो अंदर की साइड होती है वहाँ पे करती है डिपोज़िशन। उनको हम बोलते हैं पॉइंट पास। ठीक है? डिपोज़िशन ऑन इनर मेंडर बेड्स। ठीक है? यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है। मेंडर बार भी इसको बोल सकते हैं। ओके? ठीक है? उसके बाद में आगे आते हैं, आगे आएँगे तो हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सबो लेक के बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में। तो जैसे ये होते हैं अबैंडन्ड जो है मेंडर्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है? तो मेंडरिंग कर रही है, डिपोज़िशन करते-करते मेंडरिंग कर रही है, डिपोज़िशन करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये इस तरीके से मेंडर करने लग जाती है और फिर यहाँ पे डिपोज़िशन और हो जाता है, तो ये जो एरिया है ये अलग ही रह जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है? तो ऑक्सबो लेक भी एक डिपोज़िशनल फीचर हमको देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद में ब्रेडेड चैनल्स देखने को मिलते हैं, है ना? मल्टीपल चैनल्स जो है जब हेवी सेडिमेंट्स डिपोज़िशन हो जाता है तो बहुत सारे चैनल्स बना लेती है रिवर, बहुत सारे चैनल्स बना लेती है ऐसे ब्रेड टाइप के, है ना? तो उसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स, ये भी हमारा देखने को मिलता है। एलुवियल प्लेन देखने को मिलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड डिपोज़िशन की वजह से एक ब्रॉड लो ग्रेडिएंट प्लेन बन जाती है, वो भी डिपोज़िशन की वजह से ही होती है, तो उसके बारे में भी जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है? फिर डेल्टाइक प्लेन देखने को मिलती है।
डेल्टाइक प्लेन देखने को मिलती है। ये क्या होता है ना? रिवर जब सी या लेक में एंटर करती है तो वेलोसिटी सडनली डिक्रीज़ हो जाती है, देयरफॉर रिवर अपना सेडिमेंट लोड जो है वो डिपॉज़िट करती है और सेडिमेंट माउथ पर जो है वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं और बार-बार सेडिमेंटेशन हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ डेवलप होती है, मड और सिल्ट एक्यूमुलेट होता है, डेल्टा एक्सपैंड करता है ना? इसकी वजह से डेल्टाइक प्लेन बनता है ना? इसकी वजह से डेल्टाइक प्लेन बनता है। ये जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं जिसको, है ना? ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारे पास में 10-10 एग्ज़ाम्पल हो गए अबाउट इरोज़नल लैंडफ़ॉर्म्स एंड अबाउट डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म्स। डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म्स में हमने क्या-क्या देखा? वी टॉक्ड अबाउट ऑक्सबो लेक, हमने जो है एलुवियल फैन्स की बात करी, हमने एलुवियल प्लेन्स की बात करी, डेल्टाइक प्लेन की बात करी, मेंडर बार, पॉइंट बार, उसके बाद में नेचुरल लेवी की बात की, हमने फ्लड प्लेन की बात की, ठीक है? अब क्या जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? अब क्वेश्चन का सेकंड और एक्चुअली जो है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाउ डू द कंट्रोलिंग फैक्टर्स वेरी बिटवीन इरोजन एंड डिपोज़िशन? यहाँ सिर्फ फैक्टर्स लिस्ट नहीं है, बताना है कि सेम फैक्टर इरोजन में क्या करता है और डिपोज़िशन में क्या करता है। तो स्लोप और ग्रेडिएंट, द वेरी फर्स्ट इज़ स्लोप और ग्रेडिएंट। स्टीप स्लोप होगा तो वर्टिकल इरोजन होगा, जेंटल ग्रेडिएंट होगा तो डिपोज़िशन होगा। स्टीप स्लोप होगा तो रिवर की एनर्जी बढ़ेगी ना अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और जब नॉर्मल होगा तो इतना रहेगा नहीं, है ना? ठीक है, डिस्चार्ज की बात करें तो हैवी डिस्चार्ज होगा। हैवी डिस्चार्ज होगा तो जनरली रिवर की पावर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, स्ट्रीम पावर इंक्रीज़ होगी, तो ज़्यादा मटेरियल इरोड कर सकती है। तो ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा मटेरियल इरोड करेगी और कम होगा तो कम मटेरियल इरोड करेगी। सेडिमेंट लोड की बात करेंगे, जितना ज़्यादा सेडिमेंट होगा उतना ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी, है ना? अब क्या होता है कि थोड़ा-सा सटल फैक्टर देखते हैं कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में अगर रिवर की एनर्जी सफिशिएंट है तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अगर रिवर के पास सेडिमेंट लोड ज़्यादा हो गया तो स्पीड कम हो जाती है क्योंकि अब कैरी करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको। हेंस डिपोज़िशन डिपेंड्स नॉट मेरली ऑन सेडिमेंट्स अवेलेबिलिटी बट ऑन द बैलेंस बिटवीन सेडिमेंट लोड एंड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी। अगर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी उतनी नहीं है रिवर की तो नहीं ले जा पाएगी। ठीक है? अगर दोनों ही फैक्टर अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो रिवर जो है वो डिपॉज़िट कर देगी। चैनल ग्रेडिएंट और मॉर्फोलॉजी बड़े काम आती है। स्टीप नैरो का वो तो हमने देख लिया था। स्टीप और नैरो होगा तो हाई एनर्जी होगी और वाइड और लो ग्रेडिएंट होगा तो लो एनर्जी होगी। लिथोलॉजी का मतलब होता है रॉक का टाइप कैसा है। अगर सॉफ्ट रॉक है तो ज़्यादा जल्दी इरोड करेगी, अगर हार्ड रॉक है तो नहीं कर पाएगी। वाटरफॉल के केस में देखा था। बेस लेवल का हमने देखा था ना, जब जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है या बेस लेवल कम होता है तो रिवर का वर्टिकल इरोजन बढ़ जाता है ना? इसको हम रिजुवेनेशन ऑफ रिवर भी बोलते हैं, ठीक है? वर्टिकल इरोजन बढ़ जाता है। वेजिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कम वेजिटेशन है, स्पार्स वेजिटेशन है, तो वो वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। अगर वेजिटेशन डेंस है तो इरोजन कम होगा, हमको देखने को मिलता है। ठीक है? क्लाइमेट पे भी फ़र्क पड़ता है। क्लाइमेट डिस्चार्ज और रन ऑफ को कंट्रोल करता है। हाई रेनफॉल हुई तो ज़्यादा रन ऑफ होगा, हायर डिस्चार्ज होगा, ग्रेटर इरोजनल पोटेंशियल होगी, स्पेशली स्टीप टेरेन में। और ड्राई या सेमी एरिड एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलेगी, इंटेंस एपिसोडिक रेनफॉल वो रन ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? यस। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? हमने यहाँ पे लिखा है कि द इरोजन डोमिनेट वेयर रिवर एनर्जी एक्सीड्स सेडिमेंट सप्लाई रेजिस्टेंस। Erosion dominates where a river energy exceeds a sediment supply resistance, whereas a deposition occurs where transporting capacity falls below a sediment load. ठीक है? The same river can therefore evolve from incised valley upstream to a floodplains, meanders and delta downstream, reflecting a changing geomorphic controls. ठीक है ना? तो ये हमने समझा। क्या बोला? अगर रिवर की एनर्जी ज़्यादा है सेडिमेंट से, तो वो क्या करेगी? इरोजन करेगी। अगर रिवर की एनर्जी कम है सेडिमेंट लोड से, कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो वो करेगी डिपोज़िशन। ठीक है? ये कुछ फैक्टर्स हैं और रिवर की एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है? तो आई बिलीव आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग। मैं थोड़ा-सा इसको वैसे कर देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी द होल आंसर। यस, सो दिस इज़ द होल आंसर इंक्लूडिंग द कंक्लूजन। इसमें वर्ड लिमिट आप और ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो दिस वाज़ आवर आंसर। या थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।